सो चलो यार, कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो बेटा, है ना। कंपनी बेसिकली एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हम लोगों की तरह कंपनी नेचुरली पैदा नहीं होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी क्या होती है बेटा? इनकॉर्पोरेट होती है। सर कैसे? इनकॉर्पोरेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। सर अभी कौन सा लॉ है? अभी है कंपनीज एक्ट, बरोबर है। अब अच्छे से ध्यान देना, पहले राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था, तब कंपनी पैदा होती थी बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन, उसे हम लोग बोलते हैं चार्टर कंपनी। उसके बाद राजा महाराजा का शासन काल खत्म हुआ, देन आ गया एक्ट। हाल फिलहाल में चल रहा है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत या फिर एनी प्रीवियस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 1956, यस और नो। इसके अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सर कैसे? जैसे आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, 2-3 लोग साथ में मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। और ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना है, एक काम करो, वो सब लोग जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, सरकारी ऑफिस है, वहाँ जा कर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर फुलफिल करेंगे और कंपनी पैदा हो जाएगी, उन्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है? प्लीज़ ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो बेटा। पार्टनरशिप फर्म, अगर मैं एलएलपी की बात नहीं करूँ, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ, तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है। अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी है जो फर्म पे नहीं कर सकती, तो वो लाइबिलिटी पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट बेच करके, नीलाम करके उससे वो लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, यस और नो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी और उसके ओनर दोनों भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सर कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, कंपनी कैन सू बी सू, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी के मालिक जो है, शेयर होल्डर मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनके घर पे कोई आंच नहीं आने वाली है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। खैर आपने ये सारी बातें कंपनी लॉ के अंदर में पढ़ी होगी, हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखना है। आ जाओ कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि कंपनी को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फंड्स, पैसा, मनी। और ये फंड्स कंपनी कहाँ कहाँ से ला सकती है? कुछ रास्ते बता सकता है कोई? ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ये फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे? पहला, कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है ना। वो गुरु फिल्म है अभिषेक बच्चन की, देखी होगी आपने, 10 रुपये दो मालिक बन जाओ, 10 रुपये दो मालिक बन जाओ, पब्लिक इशू, यस और नो। कंपनी अपना मालिकाना हक आम जनता को बेच देती है और बदले में उनसे पैसा लेती है। सर इसका मतलब आम जनता जिन्होंने भी कंपनी के मालिकाना हक के लिए पैसे दिए, मतलब उनका कंपनी के कैपिटल में हिस्सा है, हाँ, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर। आप सभी लोग जानते हो धंधे में जो पैसा लगाता है वो मालिक होता है, बरोबर है। कंपनी में जो पैसा लगाता है वो कंपनी का मालिक है, और जो धंधे में पैसा लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कंपनी में जिस किसी ने भी पैसा लगाया वो भी हो गया कंपनी का कैपिटल। तो वो कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किया है वो एक नहीं कई सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, तो उन सभी के पास कंपनी के कैपिटल का हिस्सा है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर, या आसान भाषा में शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी लॉ में आपने चीज़ें देखी होगी जो भी मैं बता रहा हूँ, यस और नो। कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है। कंपनी मार्केट से लोन ले सकती है लोगों से और बदले में गारंटी के तौर पे एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसका नाम रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट, है ना। जिस किसी के पास कंपनी के शेयर्स है वो हो गया शेयर होल्डर, ओनर ऑफ द कंपनी। जिस किसी के पास कंपनी का डिबेंचर है वो हो गया क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को मार्केट में शेयर इशू नहीं करना है बट फिर भी पैसा रेस करना है, उधार लेना है, तो कंपनी ने किसी से पैसा उधार लिया और बदले में गारंटी के तौर पे उसको क्या दिया, डिबेंचर सर्टिफिकेट। उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा बेटा,
कि मैं आपको इतने इतने समय बाद इतना पैसा वापस करूंगी और ये इंटरेस्ट रेट आपको देने वाली हूँ, ये इंटरेस्ट आपको इतना मैं पे करने वाली हूँ। मतलब डिबेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से उनसे पैसा उधार लिया तो उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर से, कंपनी के ओनर है तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा। ओनर को प्रॉफिट मिलता है, ओनर को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेस कर सकती है, यस और नो। या कंपनी किसी क्रेडिटर से पैसा ले सकती है, या कंपनी मार्केट में कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकती है, यस और नो। क्लियर है? ये कुछ बातें आपको समझ आ रही बेटा? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, यस और नो। पब्लिक डिपॉजिट भी काफ़ी सारे रास्ते, हज़ारों रास्ते हैं। सर हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है बेटा? आप लोगों को यहाँ पे है ना, कंपनी जो मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है वो सबसे पहला, और डिबेंचर्स है ना, शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। सो मोटा मोटी तौर पे आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला, इंट्रोडक्शन टू कंपनी। दूसरा, शेयर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग। तीसरा, डिबेंचर। बाकी ये अकाउंटिंग तो नॉर्मल है, बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर से पैसा उधार लिया, वो आपको इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है। सो इस टॉपिक में आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी, शेयर्स रिलेटेड अकाउंटिंग एंड डिबेंचर्स रिलेटेड अकाउंटिंग। बेसिकली कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और उसके ओनर टोटली अलग अलग है, यस और नो। अब मैं आपको एकदम शुरुआत से धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना, जहाँ भी डाउट है वहाँ पूछना। और हाँ, अकाउंटिंग मैं आज के आज अभी के अभी स्टार्ट कर दूंगा, क्या कैसे अकाउंटिंग करना है। सो प्लीज़ 1000% कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, यस और नो। आ जाओ, चल देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करो बेटा, इंट्रोडक्शन टू द कंपनी अकाउंट्स। चलो जस्ट अ सेकेंड, नोट्स ले लेता हूँ एक बार स्क्रीन पे। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे बेटा, है ना। और बाकी अपने अकाउंटिंग का जो रूल है वो तो बिल्कुल सेम है, अकाउंटिंग का जो रूल है वो तो बिल्कुल सेम है, वो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है ना। डेबिट क्रेडिट के ही रूल्स इस्तेमाल करना है बेटा अकाउंटिंग में। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गए रे नोट्स? चल आ जा मुन्ना जल्दी से। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, डन। लो देखो तो एक बार स्क्रीन पे नोट्स दिख रही है क्या सभी को? डन, ऑल सेट। सबसे पहले तो कंपनी का मतलब बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना कहाँ से पैदा हुआ ये वर्ड। सो बेसिकली मीनिंग ऑफ कंपनी। बच्चों आ जाओ सब लोग एक साथ, फाउंडेशन लेवल का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें आज हमने कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया है। मैंने आपको बस इनिशियल इंट्रोडक्शन इतना दिया है कि कंपनी बेसिकली फंड्स कहाँ कहाँ से रेस कर सकती है, यस और नो। आप सभी लोग जानते हो कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए फंड्स, पैसा, है ना। कंपनी के पास फंड्स रेस करने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। देन और अब मैं कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स, देखो बेटा ध्यान देना, कम विच मीन्स कम टुगेदर एंड हैविंग अ पन्नीस मीन्स ब्रेड। साथ में आए हैं, साथ में आए हैं और खाना खा रहे हैं और बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे हैं पहले, है ना। इससे हम लोग बोलते थे कंपनी। एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द वर्ड कंपनी इम्प्लाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जिनकी सेम थिंकिंग है, सेम थॉट प्रोसेस वाले ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ में आए हैं, वॉल्यूंटरीली एग्री टू फॉर्म अ कंपनी।
और कैसे फॉर्म कर रहे हैं, वो लोग साथ में आकर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जा रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सबमिट कर रहे हैं, और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद उन्हें क्या मिल जाएगा बेटा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। यस और नो, है ना। कंपनी जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। एज पर लॉ कंपनी विच इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट वर्ड मतलब नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, अंडर लॉ इसका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। यस और नो, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एग्जिस्टिंग एक्ट, है ना। अब अभी हाल फिलहाल में कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग एक्ट कंपनीज एक्ट 1956। हाँ, ये 2013 चल रहा है, मतलब ये मत सोचना है लेक्चर 2013 के, ये लेक्चर अपडेटेड है। यस और नो, एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कौन सा, कंपनी एक्ट 1956 1956। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इनकॉर्पोरेट हुआ है विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या बेटा, मेंबर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो मालिक है, जिनके पास कंपनी का शेयर्स है, कंपनी के अंदर में जिस किसी ने पैसा लगाया, मतलब कंपनी के पास कैपिटल रेज हो रहा है। जैसे जैसे कंपनी के अंदर में ओनर लोग पैसा लगाते हैं वैसे वैसे कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा। और कोई अकेला इंसान तो पूरा कैपिटल नहीं लगा रहा है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी के पास कैपिटल का हिस्सा है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर। सो शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। यस और नो। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी भगवान जी के पास चले गए, लेकिन रिलायंस कंपनी आज भी चल रही है कि नहीं चल रही है। कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती चली जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग अ कॉमन सील। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हाथ पैर तो है नहीं, साइन कहाँ से करेगी बेटा, तो कंपनी का कॉमन सील इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कुछ फीचर्स है बेटा कंपनी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान देना, बरोबर है। आ जाओ ध्यान देना। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब क्या कहना है इसका, पहला फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब इसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसके ओनर्स और मेंबर्स ये सब सेपरेट सेपरेट है। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो ओनर से कोई लेना देना नहीं, ओनर इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपनी उसको पैसा नहीं देगी। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब दोनों लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट सेपरेट पर्सन है। सो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो ओनर से हम लोग उतना ही पैसा लेंगे जितना उसके शेयर्स का पैसा लेना बाकी है। मान लो एक कंपनी का शेयर 10 रुपये है और किसी शेयर होल्डर ने 8 रुपये दिए हैं, 2 रुपये अभी भी लेना उससे बाकी है, तो कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो 2 ही लेगी, 2 से ज़्यादा नहीं। सर मान लो अगर एक शेयर 10 का है और मैंने पूरे 10 दे दिए और आप कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो आप मुझसे कितना लेंगे, आपका अनपेड कैपिटल कितना है, अनपेड 0, तो आपको इंसॉल्वेंसी के समय कितना देना है, 0, बरोबर है। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये जो मैंने पॉइंट अभी समझाया ना, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड अप टू व्हाट अमाउंट, लिमिटेड अप टू अनपेड कैपिटल, लिमिटेड अप टू अनपेड कैपिटल, यस और नो। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम में गो, लेकिन कंपनी चलती चली रहेगी। कॉमन सील के बारे में बताया, लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। देन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मेरे पास रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर है और मैं मुंबई चला गया और मैंने बोला मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ, उसने बोला हाँ ठीक है मालिक हो आप शेयर होल्डर तो मालिक हो, चलो रिलायंस कंपनी के अंदर में ये मैनेजमेंट में चेंज करो, ना मुन्ना ना, भले ही आप ओनर हो लेकिन आप मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकते हो, बिकॉज कंपनी का एक फीचर है ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। भले ही आप कंपनी के ओनर हो, भले ही आपके पास कंपनी के शेयर्स है, मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है, यस आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस कंपनी फॉर दैट अप टू दैट कैपिटल अमाउंट। 1000 करोड़ में मेरे पास 10 रुपए का शेयर है ना, तो 1000 करोड़ के कैपिटल में मैं 10 रुपए के कैपिटल का मालिक हूँ, हाँ ठीक है, तो क्या हुआ छोटे लेवल का मालिक हूँ, लेकिन मालिक होने के बावजूद भी मैं मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकता। अगर आपको कंपनी के जो भी काम है उनको मैनेज करना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आना पड़ेगा। कंपनी कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ में देखा होगा आपने। देन कंपनी ये सिटीजन नहीं है, भले ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बट ये सिटीजन नहीं, जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूँ, कोई अमेरिकन सिटीजन है, वैसे कंपनी को किसी देश की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। देन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है, हे हेलो
प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है और पब्लिक कंपनी के भी। सिर्फ इतना है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल बट सब्जेक्ट टू फ्यू रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन जो प्राइवेट कंपनी ने दी रहेगी उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या कंपनी को? यस। ऑडिट करवाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? हाँ सर, पीरियोडिक ऑडिट मतलब रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट करवाओ, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाना है, ऑडिट करवाना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद राइट ऑफ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का अधिकार है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है वो इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल सकती है। बरोबर है? आ जाओ। उसके बाद अब मैं आपको और थोड़ी सी आगे डिटेल बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। पहले देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। आ जाओ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है क्या? हाँ सर। कैसे मेंटेन करना है? जैसे सेक्शन 128 में बोला है वैसे एवरी कंपनी, देखो शुरुआत ही क्या है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, 1% कंपनी हो, कोई भी टाइप की कंपनी हो, हर एक कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। शाल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या मेंटेन करना है, क्या कीप रखना है बेटा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब सेक्शन 128 कहता है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू हैव टू कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेवेंट पेपर विच शोज, जो शो करेगा ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आपने आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, और आपके ब्रांच के भी जो रिकॉर्ड है वो भी आपने आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। कंपनी की अगर कोई ब्रांच होगी तो ब्रांच रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन 128 बोल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन अक्रूअल बेसिस, सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन अक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, कैश बेसिस पे नहीं रख सकते हो, अक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फॉर द डेट कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो, है ना। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या कंपनी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जो जगह है, जो प्लेस है, क्या वो चेंज कर सकती है? क्या वो चेंज कर सकती है? यस और नो? एनीबडी? क्लियर? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। यस, कंपनी कैन चेंज इट्स प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट चेंज करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले डिसाइड किया होगा। तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लेस चेंज करने का डिसाइड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखेंगे, इस ऑफिस पे रखेंगे, है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, इनकॉर्पोरेट करते वक्त जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड किया था, उसके अलावा कोई दूसरी जगह पे। तो यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस दिन डिसाइड किया वहाँ से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको आरओसी में फाइल करना होगा, आपको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटीमेट करना होगा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज कर रहे हैं, नए प्लेस का एड्रेस भी देना पड़ेगा। अच्छा, 128 ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया। 129 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद अब अगला काम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं? ऐसे बनाने हैं जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स को ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंट करें। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, एज पर शेड्यूल 3 बनाने हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, एज पर शेड्यूल 3 बनाने हैं। यस और नो? एंड डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद शाल ले फिनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करने हैं। हे शेयर होल्डर, ये हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, शाल ले फिनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। यस और नो? ये जो मैंने चीज़ें बताई, इतने ही पॉइंट इसमें लिखने हैं, है ना। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, अगर एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो उस केस में क्या क्या आ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, कॉमा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल। इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब क्या?
साल के शुरुआत में इक्विटी इतना था, साल के एंडिंग में इक्विटी इतना हो गया, यहां से यहां हो गया या फिर यहां से यहां हो गया, ये चेंज क्यों हुआ, इसका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। डोंट वरी, फाउंडेशन लेवल पे बनाने की जरूरत नहीं है। एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सारी चीजें आती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यस और नो, ये चीजें समझ में आई सभी को, पक्की बात। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर सेक्शन 129। मैंडेटरीली कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए फ्रॉम टाइम टू टाइम। डोंट वरी, आपको फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, बस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम याद रखना है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम याद रखना है, वो मैं रखवा दूंगा। डोंट वरी, पहले टॉपिक में भी हमने देखा था। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछो। सिंपल है, अभी तक मैंने अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, एकदम कंपनी का जस्ट इंट्रोडक्शन, कंपनी का मीनिंग, कंपनी के फीचर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी अभी देखेंगे। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे मेंटेन करना है, सेक्शन 128 फॉर बुक्स एंड सेक्शन 129 फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें हमने देखी है, सिंपल है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले तो बता दो बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी में है, वन बाय वन एक एक चीज़ बोलो, बोलो मुन्ना। टाइप्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, पढ़ा है आपने कंपनी लॉ में, फटाफट से बताना बेटा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? एनीबडी? बोलो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? नहीं मालूम? चलो आ जाओ। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर में नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर्स वर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन, यस और नो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बरोबर है। उस कंपनी को मैं बोलूँगा गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर में नॉट लेस देन 51%, मतलब एटलीस्ट 51% शेयर्स किसके पास है बेटा? सेंट्रल और स्टेट और कॉम्बिनेशन। या फिर ऐसी कंपनी जो कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी, इसको भी मैं प्यार से गवर्नमेंट कंपनी ही बोलूँगा। फिर भले इस कंपनी के अंदर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, इस कंपनी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं है, लेकिन इस कंपनी में है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये कंपनी के अंदर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई शेयर्स नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं है, बट गवर्नमेंट कंपनी की ये सब्सिडायरी है। जैसे कोई एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी के 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, तो एक्स कंपनी ये क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई, राइट। अब एक्स कंपनी की एक पिल्लू कंपनी है, सब्सिडायरी कंपनी है, एक्स कंपनी की एक सब्सिडायरी कंपनी है, इसके अंदर में गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है, बट फिर भी इसको भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। सो सब्सिडायरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विल ऑल्सो बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी। अब आपका सवाल, सर सब्सिडायरी कंपनी क्या होती है? जैसे होल्डिंग और सब्सिडायरी एक साथ समझाता हूँ। मान लो ये कोई तो कंपनी है, इसके पास किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 50%, मोर देन 50% वोटिंग राइट और शेयर्स है, या फिर ये कंपनी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, तो इस कंपनी को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और इस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडायरी कंपनी। पेरेंट कंपनी, चिल्ड्रन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी। सो अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के, प्लीज ध्यान देना, अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के आधे से ज़्यादा वोटिंग राइट उसके पास होल्ड कर रही है, किसी एक कंपनी के पास किसी दूसरे कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स है, तो उस केस में फॉर्मर कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और वो लेटर कंपनी को बोलेंगे सब्सिडायरी कंपनी। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? डन? सो अच्छे से ध्यान दे देना। अब मान लो ये एक्स गवर्नमेंट कंपनी है और एक्स के पास वाई कंपनी के, एक्स के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, एक्स के पास वाई कंपनी के आधे से ज़्यादा
वोटिंग राइट्स है, या फिर एक्स कंपनी वाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, इतना इसके ऊपर पावर है ना। तो ये दोनों में से कोई भी एक केस रही तो इस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग और इसको बोलेंगे सब्सिडरी। अब ये होल्डिंग कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, है ना। अगर होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट उसकी सब्सिडायरी भी गवर्नमेंट हो जाएगी। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। देन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब क्या, कॉमन सेंस, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बरोबर है, बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे फॉरेन कंपनी, उस कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके नोट्स में है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके नोट्स में है बेटा, है ना। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है ना। अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी चलेगा, इंडिया में उसकी वेबसाइट है, चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिर भी बोला जाएगा हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, है ना। या और इतना ही नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इंडिया में कोई तो वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, इंडिया में कोई तो वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है एंड डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अब बिजनेस एक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सेल परचेस ही होना चाहिए, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रिगार्डिंग बिजनेस, कोई भी एडमिन ऑफिस बैक ऑफिस भी अगर इंडिया में है तो भी चलेगा। सो पैदा हुई आउटसाइड इंडिया में एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो उस कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी, बरोबर है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डन। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। कंपनी अकाउंट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मिलते रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।